हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएल केमिस्ट्री। सो गाइस, आज अपन 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में ये एज इट इज नहीं मिल रहे हैं तो इससे रिलेवेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे करके थोड़ा बहुत परिवर्तन परिवर्तन हो जाएगा। या इसे कहते हैं समझ आइए, या अंतर एक ज्यादा पूछ लेगा या उसका डायग्राम पूछ लेगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। बाकी एज इट इज यही के यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड में। मैं आपको टिक लगवा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको सेव कर सकते हैं। और मैं वन बाय वन करके एक एक यूनिट के चार चार क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप इनको बहुत अच्छे से करिएगा और आपके नंबर 92 95। और आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके 100 नंबर भी आएंगे। देखो, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको एक शब्द में लिखना होता है या उसकी परिभाषा लिखनी होती है, यहाँ कारण बताना होता है। और जैसे करके यहाँ ऐसे पूछ सकता है समझाइए या फिर प्रक्रिया लिखिए, ये 3 नंबर के में पूछा जाएगा आपको। अगर विस्तृत वर्णन वर्णन पूछ रहा है या टिप्पणी लिखवा रहा है, वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये सारी चीज आपकी समझ आ गई। अब मैं वन बाय वन करके एक एक यूनिट कर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 4 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ये देखो, अब जैसे करके अपन 3 चीज दे रखी है, जैसे करके फिजिक्स, मतलब जैसे करके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अब इनके यूनिट दे रखी है, चार चार यूनिट दे रखी है। तो अब मैं इनके चार चार क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपने नोट्स खोलिए, फिर वहां इंपोर्टेंट लिख रखा होगा। आपके सर ने या मैडम ने किसी ने भी पढ़ाया हो या आपने कहीं से भी कैसे भी पढ़ा है, तो आप नोटबुक लेके बैठिए। वहां आप रेड पेन ले लिए या फिर हाइलाइटर ले लिए, वहां इन क्वेश्चन को आप टिक करते चलें। और टिक करने के बाद में अब जो एग्जाम में आपका गैप आ रहा है उसमें इनको बहुत अच्छे से रीड करना है। यही क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपने कोई यूनिट कवर नहीं की है ना, तो उसके ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। आपको अगर 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, अगर 2 नंबर का और 1 नंबर का मिल गया, तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। अगर आपने शुरू में भी ये यूनिट नहीं कवर किए ना, तो आपके नंबर तब भी आ जाएंगे। बस ये क्वेश्चन थोड़े से समझो और इनको याद कर लो, आप याद हो जाएंगे। ये देखो, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये केमिस्ट्री के चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जैसे संतुलित समीकरण करना होता है, जैसे H2O, फिर जाके फिर रिएक्शन बनती है NaOH उसके साथ में बनती है, तो उसके जैसे करके अभिकारक में और जैसे करके उत्पाद में दोनों को बैलेंस करती हैं। जैसे करके इधर मैग्नीशियम कितने दे रखे हैं, उधर कितने दे रखे हैं, जैसे करके वो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, ये इसमें अंतर पूछ सकता है या इनकी परिभाषा पूछ सकता है आपसे। फिर उसके बाद में आपसे इस यूनिट से क्वेश्चन बनेगा कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। अब आपको विस्थापन अभिक्रिया लिखनी होगी, फिर उसका एक एग्जाम्पल लिखना होगा। ये आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर इसी यूनिट से आपको संयोजन, अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, ये आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इन चारों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिए और इनके रिलेवेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उनको आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपने डैश वर्क सॉल्व किए तो वहां से भी इन क्वेश्चन को देखने की कोशिश करोगे कि ये क्वेश्चन वहां दे रखे हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे ही जाते हैं। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट यूनिट है कार्बन और उसके यौगिक। अब कार्बन और उसके यौगिक में आपको आना चाहिए सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। इसको एक शब्द में या एक लाइन में आप डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं। फिर उसके बाद में संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में अंतर लिखिए। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको अंतर लिखना होगा, जैसे डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। वो सारी चीज आपको एक्सप्लेन यहाँ करनी है। वो 2 से 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करनी है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आपको। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है। संतृप्त असंतृप्त नहीं पूछेगा तो फिर वो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, या ऐसे पूछ लेगा सेपरेट असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। बट आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से याद कर लो, संतृप्त और असंतृप्त। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर एथेनॉल के गुण लिखने हैं आपको। एथेनॉल का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए पहले तो आपको। फिर उसके 2 गुण लिखने हैं आपको। ये आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर फिर उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड में आना ही आना है। ये तो 5 स्टार है।
ये तो आपका क्वेश्चन आना ही आना है। साबुन की क्रियाविधि को समझाइए। अब साबुन की क्रियाविधि को समझाना भी है और उसका डायग्राम भी बनाना है, और डायग्राम बना के उसको लेबल भी करना है आपको। और लेबल ऐसे नहीं कि ऊपर करना है नीचे करना है, डायग्राम को लेबल जैसे करके जिसका नाम है उसके जैसे बिल्कुल सीधा बनाना है, बिल्कुल सीधा बनाना है। देखो ये डायग्राम बना रखा है। साबुनीकरण का जो एग्जाम्पल दे रखा है उसका वहां आपकी जो एनसीईआरटी दे रखी है वहां से आप डायग्राम दे सकते हैं, या आपके नोट्स में लिखा हुआ उस डायग्राम को आप रफ डायग्राम 2 बार घर पे बना के देख लीजिएगा अभी की अभी। ये देखो, ये आयन दे रखे होते हैं, ये यहाँ तेल की बूंद है, ये इसको यहाँ लेवल करना होता है आपको अच्छे से बिल्कुल सीधा करके। और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं कि डायग्राम आपने बना तो दिया, फिर उसके बाद में आप लेबल नहीं कर रहे हो, फिर ऐसे नहीं नीचे लिख रहे हो कि ये डायग्राम किस चीज का है। तो ये सारी चीज भी आपको नीचे मेंशन करनी है, जैसे जो करके ये दे रखा है ना, ये आपको नीचे मेंशन करनी है। अब ये डायग्राम आपको वहां आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो और आपके नोट्स में भी बना होगा, मैं तो आपको बस समझा रहा हूँ कि आपको पूछेगा क्या। अब आपको ये चीज भी वहां नोट करके आनी है, ये वाली ये आपका जलविरागी स्राव होता है, ये जलरागी स्राव होता है। ये जहां मेंशन कर रखा है वो आयन दे रखे हैं, ये तेल की बूंद है। और उसके बाद में वो स्लाइड 6 बना रखी है ना, वहां जैसे सामान्यीकरण क्या होता है उसको भी आप यहाँ बनाओगे। फिर उसके बाद में आपको ये भी लिखना होगा कि ये डायग्राम क्या है। तो ये डायग्राम ये यहाँ ऐसे करके लिखना होगा, चित्र मैल हटाने की साबुन का प्रभाव, ऐसे करके आप बनाओगे। इस डायग्राम को अभी के अभी बना को देखोगे, वीडियो को रोको फिर इस डायग्राम को बनाओ, फिर आगे बढ़ो आप। फिर उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट पे। हाँ, ये सबसे सरल यूनिट है आपकी, ये आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल कैसे देखते हैं, अम्लीयता के लिए पीएच क्या होती है, क्षारीयता के लिए पीएच क्या होती है, पीएच स्केल का क्या पैरामीटर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 7 तक किसकी वैल्यू होती है, 7 से 14 की किसकी होती है, 0 से 7 तक अम्लीय वैल्यू होती है, 7 से 14 क्षारीय वैल्यू होती है, 7 न्यूट्रल होता है। तो ये सारी चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पीएच का पूरा नाम लिखिए, या अम्ल क्षार में अंतर लिखिए, अम्ल क्या होते हैं, लिटमस पेपर क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पर लेकिन ये मेन मेन इंपोर्टेंट है, ये आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड में ये। और फिर यहाँ ये देखो कि पीएच स्केल का महत्व समझाइए। अब पीएच स्केल का महत्व आप समझा सकते हैं कि इससे अम्लीयता चेक करते हैं अपन, क्षारीयता चेक करते हैं, ये कम कॉस्ट होती है इसकी, पेपर इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये सारी चीज आप नोट कर, जहां नोटबुक दे रखी है वहां से पढ़ो, इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। आपको 4 क्वेश्चन याद करने हैं, ये हो जाएगा। फिर आप फिर 4 नंबर में अगर इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहेगा तो वो फिर कैसे बढ़ाएगा कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। अब इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा के लिखना होगा इस क्वेश्चन को, समझ आ रही है ना, बहुत सरल यूनिट है, आप इसको 1 घंटे में पढ़ सकते हैं आसानी से रिवाज करके। और 1 घंटे में पढ़ने के बाद में आपको ध्यान रख के बोर्ड एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन जाने हैं, आपको 2 क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएंगे इस यूनिट से। अपन नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं अपन धातु और अधातु। आपको यह आना चाहिए कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि जैसे करके धातु तन्य होते हैं, चालक होते हैं, अधातु को चालक होते हैं। धातु क्या होते हैं, जैसे धातु मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो धातु की 2 विशेषता लिखिए। तो आप धातु की परिभाषा लिख दोगे, धातु की 2 विशेषता लिख देंगे कि जी मतलब कठोर होते हैं, चालक होते हैं, ये सारी चीज आप लिख दोगे। फिर उसके बाद में आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आप ये लिखोगे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इसकी आपकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर अब वो यहां से आगे फिर वो क्वेश्चन बढ़ाएगा, 3 नंबर का पूछेगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि धातु को अयस्कों से कैसे निकालते हैं, ये रहा इसकी उसकी प्रतिक्रिया और क्रियाविधि पूरी लिखनी है आपको। आप नोट्स में ये क्वेश्चन मेंशन कर रखा होगा, और सर ने मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा रखा होगा ये, तो आप इसको अभी के अभी याद करोगे। फिर उसके बाद में संचारण क्या होता है, इसको आपको 4 नंबर में एक्सप्लेन करवाएगा। और इसे रोकने के उपाय, जैसे करके जंग लगती है तो जंग लगने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे लगती है। फिर उसके बाद के रोकने के लिए जैसे अपन पेंट करते हैं, ये सारी चीज होती है ना, पेंट करते हैं, या फिर उनके 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 ऊपर दूसरी परत चढ़ाते हैं। तो उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके 4 से 5 पॉइंट होंगे, इसको अच्छे से याद करिएगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी 5 स्टार है, ये आने के पूरे चांस हैं, और पूरा आएगा, ये आपको एज इट इज पेपर में मिल जाएगा। ठीक है ना, अपन नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं।
अपन की नेक्स्ट यूनिट रहेगी बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। ये जीव विज्ञान 3 ब्रांचों में दे रखा है। अब केमिस्ट्री की यूनिट तो आपने समझ ली, अब बायोलॉजी की यूनिट समझ रहे हैं। ये और आसान है, ये थ्योरी है, ये आपको लाइन टू लाइन याद करनी है, थोड़ा बहुत समझना है, बाकी आपको याद हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। अपनी यूनिट है जीवन प्रक्रियाएं। अब जैसे करके प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखी। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आप परिभाषा लिख दोगे, बस परिभाषा ही लिखनी है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद में आपसे मानव पाचन तंत्र, जो है ना मानव पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, उसका डायग्राम बनाना है और उसके पॉइंट लिखने और उसको लेबल करना है। इसका डायग्राम बना के आप देखोगे, अभी देखोगे रफ डायग्राम, फिर वहां आप बनाओगे जाके, तो फिर आपसे गलती होंगी, उस गलती को आप अभी कर लो, फिर वहां अच्छा डायग्राम बनेगा, आपके नंबर पूरे मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, प्रसंचरण तंत्र की संरचना व उसके कार्य लिखिए। अब उसकी संरचना भी प्रसंचरण आपको बनानी होगी और उसके कार्य भी लिखने होंगे आपको। और यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनने के चांस है कि वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए, कि वायवीय शोषण कैसे होता है और अवायवीय शोषण कैसे होता है, लिख दोगे, अंतर लिख दोगे। और अंतर आपको ऐसे नहीं लिखनी है कि पहले वायवीय के लिखेंगे फिर अवायवीय के लिखेंगे, नहीं, आपको बीच में बॉर्डर लाइन खींच के एक तरफ वायवीय एक तरफ अवायवीय, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर। अब एक इन पॉइंटों में भी ऐसे ध्यान रखोगे, एक पॉइंट इधर लिखा, अगर पॉइंट बड़ा हो रहा है तो उसके सामने 1.1 के सामने होगा, फिर एक लाइन छोड़ के फिर 2.2 के सामने होगा। ऐसे नहीं एक जहां लिख दिया फिर एक जहां लिख रहे हो, ऐसे नहीं, वो ज्यादा बड़ा पॉइंट है तो उसकी लाइन छोड़ दो। ये साफ सुथरा लिखोगे जब आपके नंबर बढ़ेंगे। और बॉर्डर लाइन खींच के एक ही पेज पे लिखना है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन ऐसे बॉर्डर लाइन खींच के करने होंगे आपको। फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। हाँ, नियंत्रण एवं समन्वय। अब इसमें आपको हार्मोन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी आपको। फिर प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण समझाइए। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, और वहां वो डायग्राम दे रखा है आपको, वो भी आपको बनाना आना चाहिए। वो पूछ सकता है ऐड करके, बट और सीधा पूछेगा तो फिर आपको यही मिल जाएगा, इसका उदाहरण देना है। तंत्र का कोशिका, तंत्र का कोशिका का वो डायग्राम दे रखा है, वो आप बना के देखोगे। ये इसमें 5 से 6 डायग्राम मैं बता रहा हूं, वो 5 से 6 डायग्राम आप बना के देखोगे अभी की अभी। और उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखिए। अब जो ग्रंथि है उनके कार्य लिखने हैं, तो 2-2 पॉइंट में जो ग्रंथि दे रखी हैं, पीयूष ग्रंथि और ये सारी चीज दे रखी है, उनको एक्सप्लेन करोगे। अपनी नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं अपन। हाँ, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है, अब आनुवांशिकता में जैसे करके आपसे पूछेंगे कि जीन्स क्या होते हैं। अब जीन्स ऐसे करके, मैं जैसे करके मेरे को मान लो, अब मेरे में मेरे मम्मी के पापा के जीन्स हैं, आप हो, आप भी अपने मम्मी पापा के कॉम्बिनेशन हो। समझ में आ रही है, तो ये आप डेफिनेशन लिख दोगे साइंस लैंग्वेज में। फिर उसके बाद में जो मेंडल थे, उनके प्रयोग तो नेम, उनका उनका नेम लिखना है, मेंडल का क्या नेम था। फिर उसके बाद में आपसे एक लक्षणी संकरण, ये भी आपको आना चाहिए, ये डेफिनेशन आप याद कर लोगे। फिर उसके बाद में मेंडल के जो नेम है ना, उनको आपको थोड़ा सा वर्णन में समझाना है। यहाँ ये 4 नंबर में पूछा है, तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ये चारों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से आप याद करोगे। फिर उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट पे। हाँ, ये सरल यूनिट है आपकी, ये बहुत जल्दी से हो जाएगी। अगर आपने पढ़ी भी नहीं है तो आप इसको अभी की अभी पढ़ोगे, जल्दी हो जाएगी। 4 क्वेश्चन कर लो, 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएंगे, या तो 2 नंबर का मिल जाएगा या 4 नंबर का मिल जाएगा। देखने की कोशिश करो कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, डेफिनेशन याद करनी है इसकी। जैव आवर्धन क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन है, वो भी कर लोगे, याद करने की आप याद कर लोगे आसानी से। फिर ओजोन परत क्या है, अब ओजोन के बारे में आपको करना है कि ओजोन के मतलब जैसे करके वो परत है, उससे मतलब जैसे करके ओजोन टूट रही है, उससे कैंसर का कारण बन रहा है, और ये सारी चीज हो रही हैं, तो ये सारी चीज उसके बारे में आप इधर उधर की चीजें लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला O3 होता है, ये सारी चीज आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में संसाधनों के सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है, जैसे करके सतत, जैसे करके संसाधन है, अब जैसे करके आप जैसे करके दूसरे दूसरे साधनों का यूज कर रहे हैं, तो इनका सतत, इनका चलना क्यों जरूरी है, ये आपको 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है। तो थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना होगा इसका। समझ में आ रही है, ये सरल यूनिट है। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। हाँ, प्रजनन। अब प्रजनन में आपको लैंगिक जनन क्या होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होते हैं, ये आना चाहिए।
फिर उसके बाद में किशोरावस्था का, जैसे करके किशोरावस्था है, जैसे किशोरावस्था 17-18 ये साल के होते हैं, तो यहाँ क्या क्या परिवर्तन होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ उगाना, आवाज का बदलना, लड़कियों की आवाज सुरीली होना, और कई सारी चीजें, हार्मोनल चेंज होते हैं। आप ये अच्छी से पॉइंटों को पढ़ लोगे, ये भी इजी यूनिट है। फिर उसके बाद में पुष्प के भागों के नाम लिखिए, पुंकेसर, और ये सारी चीज आपको जो नाम दे रखे हैं उसका डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को भी बनाओगे एक बार, और उसके नाम भी ध्यान रखोगे आप। मानव प्रजनन तंत्र का दोनों का ध्यान रखेंगे, मेल का और फीमेल का दोनों का ही, वहां पूछा जा सकता है आपसे दोनों। अब उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट के 4 क्वेश्चन देखेंगे। फिर मानव नेत्र, मानव नेत्र का आपको डायग्राम याद करना है, वो भी पूछा जा सकता है। मैं 5 से 6 डायग्राम बता रहा हूं, उनमें से आपको 2 डायग्राम मिल जाएंगे कंफर्म। फिर उसमें दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, पर लेकिन इस साल के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। फिर 2 नंबर में पूछेगा तो वो प्रिज्म से पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कि प्रिज्म द्वारा प्रकाशों के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। ये हो गया। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना आना चाहिए, और दूरदृष्टि दोषों के कारण एवं सुधार, उसके सुधार भी बताने आपको, निवारण किस कारण से होता है, और उसका जैसे करके दूर की वस्तु दिखती है या पास की दिखती है, वो सारी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है ना, विस्तार से समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ज्यादा लिखोगे आप। ठीक है ना, अपन नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ आप। ये आपकी नेक्स्ट यूनिट रहेगी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, जब किसी प्रकाश का आना फिर वापस जाना, परावर्तन हो जाता है, ये आपको परिभाषा लिखनी है। समझ रहे हो ना सारी चीज, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे नहीं है बस, आप तो अपनी नोटबुक में साथ के साथ इन क्वेश्चन को नोट कर लो, और फिर इस वीडियो को बंद करके उन क्वेश्चन को एग्जाम के लिए याद कर। अब आपको 2 दिन ही तो याद रखना है, अब ज्यादा थोड़ी रखना है। अब तो मानो आप 11th हो गए। अवतल दर्पण क्या होता है, और उसके एक उपयोग लिखना है, अवतल दर्पण क्या होता है। अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है आपको, और उसकी परिभाषा लिखनी है। उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाली छवियों की अवस्थाएं लिखिए। अब उत्तल लेंस है ना, अब उत्तल लेंस से जैसे करके वो डायग्राम कैसे बनते हैं, जैसे उसकी छवि कैसे बनती है, और अवतल से कैसे बनती है, दोनों को याद करना है आपको। उत्तल और अवतल दोनों के क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ, ये उत्तल का दे रखा है, ये अवतल का दे रखा है। ये अपवर्तनांक की परिभाषा याद कर लोगे, और जो अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना है। हो गई आपकी यूनिट कवर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। विद्युत, अब विद्युत चैप्टर है, वहां आपको चुम्बक आने चाहिए। एन क्या होता है, सरा एस क्या होता है, फिर उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, फिर वह एक नियम दे रखा है ओम का नियम, वो आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में उसका जैसे करके आपको ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, ये हाई लेवल का हो जाएगा, ये क्वेश्चन आने के चांस है, बट अगर आपसे हो रहा है तो कर लेना, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। फिर विद्युत ऊर्जा क्या है उसको वर्णन कीजिए, विद्युत ऊर्जा क्या है, एसी से डीसी में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लोगे पक्का। हाँ कर दो, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। हाँ, ये आ गया चुम्बक। अब चुम्बक वाले में वो जो विद्युत मोटर को, जो विद्युत मोटर दे रखी है ना, उससे क्या जैसे करके चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, वो विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है आपको, कि किस सिद्धांत पर काम करती है वो। और फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम दे रखा है ना, वो कि ये चुंबकीय दिशा बताएंगी, ये विद्युत क्षेत्र बताएगा, वो चित्र आपको बनाना आना चाहिए पहले तो, और उसको 3 लाइन में आप एक्सप्लेन करोगे। धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए, जैसे करके ये है एक चुंबक, अब इसमें जहां से धारा बह रही है तो वो सारी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। और विद्युत मोटर का चित्र बना के संरचना एवं कार्यविधि लिखनी है, तो वो डायग्राम दे रखा है विद्युत चुंबक वाला, वो बड़ा वाला, वो आपको बनाना है। ये 5 से 6वां में डायग्राम बनाने के लिए आपको बता रहा हूं, वो बनाना होगा आपको। तो ऐसे करके आपकी सारी यूनिट कवर हो गई हैं।
आप ये आपके 35 से 40 क्वेश्चन हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से याद करोगे, एज इट इज 24-25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे जितने पूछे जा रहे हैं आपको 20 मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। इससे रिलीवेंट इधर उधर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आपसे थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर रहा है तो आप उस लैंग्वेज को अपने को बदल के आंसर को लिख सकते हैं। और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है और काट पीट कम करनी है आपको। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।